दोस्तों आज इंडियन इकोनॉमी जिस तेजी से आगे बढ़ रही है उसे देखते हुए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये साफ कर दिया है कि 2025 तक इंडियन इकोनॉमी जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी और 2027 तक ये जर्मनी को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। लेकिन इंडिया में ये इकोनॉमिक ग्रोथ हो कैसे रही है, तो इसका बहुत सिंपल सा जवाब है कि हमारे स्टेट्स तरक्की कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और उनकी कलेक्टिव जीएसडीपी से ही तो देश की जीडीपी आगे बढ़ रही है। लेकिन ये बात शायद पूरी तरीके से सच नहीं है। अब आप कहेंगे कि भला ऐसा क्यों, तो बात बहुत सिंपल है दोस्तों कि आज भले ही इंडिया की जीडीपी हर स्टेट के कलेक्टिव जीएसडीपी से डिसाइड होती है, लेकिन अगर हकीकत देखी जाए तो देश के सिर्फ 5 ऐसे स्टेट हैं जो अकेले देश की जीडीपी में 47% कंट्रीब्यूट करते हैं, जबकि बाकी के 23 स्टेट्स मिलाकर भी 53% मात्र का कंट्रीब्यूशन करते हैं। यानी कि अगर आज इंडिया की जीडीपी तेजी से ग्रो कर रही है तो उसमें कहीं ना कहीं देश के इन 5 सबसे अमीर राज्यों की तरक्की का हाथ है। तो वहीं अगर इंडिया तेजी से अपने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसके पीछे काफी हद तक देश में होने वाली अनइवन ग्रोथ जिम्मेदार है, जिसकी वजह से बहुत से स्टेट्स जिनके पास पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है लेकिन आजादी के बाद से बहुत से कारणों ने मिलकर उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया है और आज वो देश के गरीब या पिछड़े राज्यों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। इसीलिए आज इंडियन इकोनॉमी के अनइवन ग्रोथ को समझने के लिए हम देश के 5 रिचेस्ट और 5 पूरे स्टेट्स के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे भीतर इंडियन इकोनॉमी को लेकर एक ब्रॉड सेंस डेवलप हो। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के आखिर तक और देखिए कि आपका स्टेट कौन से नंबर पर आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी करने का सोच रहे हैं एंड आईएएस या आईपीएस बनने की इच्छा रखते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है यूपीएससी 2025 एंड यूपीएससी 2026 के नए बैचेस विद टॉप एजुकेटर्स लाइक मृणाल पटेल सर एंड सुदर्शन गुज्जर सर। और दोस्तों ये कोर्सेज आपको आज तक की अनअकैडमी की लोएस्ट प्राइसिंग मात्र 29,999 पर मिल रही है, तो आप अभी जाकर इसे अवेल कर सकते हैं। इस लिमिटेड पीरियड ऑफर को अवेल करने की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, तो मौका मिस मत करिए दोस्तों। और चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। टॉप 5 रिचेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि आज देश की इकोनॉमी की बड़ी जिम्मेदारी देश के कुछ गिने चुने राज्यों पर ही है और उन्हीं राज्यों में शामिल है देश के सबसे 5 अमीर राज्य, जिनकी रैंकिंग हमने इंडिया की जीडीपी में उनके कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर किया है। इस लिस्ट में 5th पोजीशन पर आता है गुजरात। दोस्तों देश के पश्चिमी घाट पर बसा ये राज्य अरेबियन सी से करीब 1600 किलोमीटर की लंबी कोस्टलाइन शेयर करता है और गुजरात का यही ज्योग्राफिकल एडवांटेज ही उसे हिस्टोरिकल टाइम से इंडिया की इकोनॉमी का एक बड़ा केंद्र बनाता है। चाहे वो पुर्तगाली हो या फिर ब्रिटिशर्स या आज़ादी के बाद हमारे देश की सरकार हो, सबके लिए गुजरात के पोर्ट्स इकोनॉमी को मजबूत करने में बड़ा रोल प्ले करते आए हैं। पोर्ट्स के साथ ही गुजरात के लोगों में बिजनेस को लेकर एंथुजियाज्म इस स्टेट का सबसे बड़ा एडवांटेज है। और दोस्तों यही वजह है कि जहां गुजरात में ऑयल रिफाइनरीज, फार्मास्यूटिकल्स, फर्टिलाइजर्स, बिल्डिंग मटेरियल्स और डायमंड प्रोसेसिंग जैसे बड़े इंटरप्राइजेस मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ छोटे छोटे बिजनेस भी गुजरात की जीएसडीपी में लगातार कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और दोस्तों यही वजह है कि गुजरात में एमएसएमई ही सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट का जरिया है। गुजरात की इसी छोटी बड़ी इंडस्ट्री की वजह से स्टेट के इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन स्टेट की जीएसडीपी में 44% से ज़्यादा है, जो यहाँ का हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर भी है। इसी इंडस्ट्री की वजह से 2023-2024 के एस्टिमेटेड आंकड़ों की माने तो गुजरात की जीएसडीपी $321 बिलियन है, जो देश की जीडीपी में 8.2% से भी ज्यादा का कंट्रीब्यूशन करती है। गुजरात के इसी बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए परफेक्ट लोकेशन की वजह से ही आज भारत में आने वाली एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा गुजरात से ही आता है। एफडीआई ना सिर्फ देश की इकोनॉमी के लिए बल्कि उस पर्टिकुलर स्टेट की ग्रोथ के लिए भी एक बड़ा बूस्टर होता है। गुजरात के बाद चौथे नंबर पर आता है कर्नाटका। दोस्तों कर्नाटका और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों प्रदेशों की जीएसडीपी लगभग सिमिलर ही है। लेकिन बात अगर कर्नाटका की करें तो 2023-2024 के एस्टिमेटेड जीएसडीपी के हिसाब से कर्नाटका की जीएसडीपी $313 बिलियन है, जो देश की जीडीपी में 8.5% का कंट्रीब्यूशन करती है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कर्नाटका में मौजूद इंडिया की सिलिकॉन वैली। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटका के अमीर होने के पीछे सबसे बड़ा रोल बैंगलोर और वहाँ की आईटी इंडस्ट्री द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज का ही है, क्योंकि ये राज्य भारत का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर है। आपको बता दें कि आज राज्य के ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में सर्विसेज सेक्टर अकेले 66% कंट्रीब्यूट करता है और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग आता है और फिर आता है एग्रीकल्चरल सेक्टर।
दोस्तों, क्योंकि कर्नाटका की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि वो इंडिया के ईस्ट कोस्ट को वेस्ट कोस्ट से जोड़ने का काम करता है, इसलिए भी ये स्टेट शुरुआत से ही बिजनेस के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट स्टेट रहा है। यही वजह है कि आजादी के बाद से देश की बहुत सी पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज ने कर्नाटका में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है। साथ ही कर्नाटका की जमीन एग्रीकल्चर के लिहाज से भी काफी परफेक्ट रही है और स्टेट में करीब 65% कल्टीवेटेड लैंड एरियाज हैं, जो यहाँ पर अनाज के साथ ही साथ कैश क्रॉप को उगाने में भी काफी मददगार साबित होता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दोस्तों कॉफी। दोस्तों, कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफी प्रोड्यूसर स्टेट है और इसके साथ ही कार्डमम, कैश्यूज और कॉटन जैसे क्रॉप्स की खेती भी कर्नाटका में की जाती है। इस तरह से देखा जाए तो जहां स्टेट के एग्रीकल्चर ने इकोनॉमी को एक बेस बना कर दिया है, उस पर यहाँ की आईटी इंडस्ट्री और खास करके बैंगलोर जैसे शहर पूरा स्काई स्क्रेपर खड़ा कर रहे हैं। और यही वजह है कि कर्नाटका ने पिछले 1-2 दशकों में अपनी तस्वीर पूरी तरीके से बदल कर रख दी है, जिससे देश के बाकी राज्यों को भी सीखना चाहिए। इसके बाद दोस्तों बारी आती है इंडिया के थर्ड रिचेस्ट स्टेट यानी उत्तर प्रदेश की। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश भारत का कई एस्टिमेट के हिसाब से तीसरा और कुछ के हिसाब से चौथा या पांचवा सबसे अमीर राज्य है। 2023-2024 के एस्टिमेटेड जीएसडीपी की माने तो उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी करीब $306 बिलियन तक पहुंच गई है और इस जीएसडीपी की वजह से उत्तर प्रदेश देश की जीडीपी में अकेले 8.6% का कंट्रीब्यूशन कर रहा है। और दोस्तों, ऐसा उत्तर प्रदेश इसीलिए कर पाता है क्योंकि भारत के मैदानी इलाकों में आने वाला ये राज्य अपने फर्टाइल लैंड के लिए जाना जाता है। इसी वजह से यहाँ का एग्रीकल्चर स्टेट की इकोनॉमी का स्पाइन है और आज देश भर में अनाज उत्पादन में ये राज्य नंबर 1 पोजीशन पर आता है। लेकिन दोस्तों, बीते कुछ सालों में स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग से लेकर आईटी इंडस्ट्रीज में भी खूब इन्वेस्टमेंट हुआ है और आज राज्य में इसी वजह से 30 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए हैं आईटी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए। इसी तरह ये लैंडलॉक स्टेट देश का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स भी बन गया है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी जनसंख्या और सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन भी मौजूद है, जो स्टेट के लिए जरूरी मैन पावर का काम कर रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो नए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, फर्टाइल लैंड और इंडियन कैपिटल रीजन से जुड़े होने की वजह से ये स्टेट आज लगातार तरक्की कर रहा है, जिसमें नोएडा, लखनऊ और कानपुर जैसे इकोनॉमिक सेंटर्स का भी बड़ा रोल है। अब आइए इसके बाद बात करते हैं इंडिया के सेकेंड रिचेस्ट स्टेट के बारे में, तमिलनाडु। दोस्तों, देश का सदर्न मोस्ट स्टेट तमिलनाडु आजादी के बाद से ही भारत के सबसे अमीर राज्यों में शामिल रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है वहां का इंडस्ट्रियल सेक्टर और साथ ही साथ इस इंडस्ट्रियल सेक्टर का एग्रीकल्चर के साथ फ्यूजन। लेकिन दोस्तों, तमिलनाडु की सबसे बड़ी इंडस्ट्री की बात करें तो वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और आपको जानकर हैरानी होगी कि स्टेट की ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंडिया की जीडीपी में करीब 2.3% का कॉन्ट्रीब्यूशन करती है, जितना इंडिया के बहुत से स्टेट भी नहीं कर पाते हैं। 100 से ज्यादा ऑटोमोटिव कॉम्पोनेंट का मैन्युफैक्चर होने की वजह से ही तमिलनाडु न सिर्फ देश के लिए बल्कि एक्सपोर्ट की वजह से पूरे एशिया का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट बन गया है। यही वजह है कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई को एशिया का डेट्रॉइट भी कहा जाता है, क्योंकि ये शहर ऑटोमोबाइल सेक्टर का सबसे बड़ा हब है। इसके साथ ही तमिलनाडु एग्रो कमोडिटीज के मामले में भी लीडिंग ग्लोबल हब है और अगर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बात करें तो ये इंडस्ट्री अकेले स्टेट की जीएसडीपी में 25 से 30% का कंट्रीब्यूशन करती है। साथ ही तमिलनाडु के 40 to 50% जॉब के लिए भी यही इंडस्ट्री जिम्मेदार है। इस तरीके से देखा जाए तो तमिलनाडु ने बहुत चालाकी से अपने एग्रीकल्चर को कैश बनाने के लिए उसे इंडस्ट्री से लिंक कर दिया है, जिससे न सिर्फ स्टेट की इंडस्ट्रियल ग्रोथ बूस्ट हुई है बल्कि एग्रीकल्चर को भी काफी सपोर्ट मिला है। ऑटोमोबाइल और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अलावा एक और सेक्टर है जो तमिलनाडु की इकोनॉमी को देश के बाकी स्टेट से काफी अलग और रिच बनाता है और उसका नाम है टूरिज्म। दोस्तों, अपने रिच हेरिटेज कल्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर और हिल स्टेशन की वजह से तमिलनाडु आज इंडिया का टूरिज्म कैपिटल है। और दोस्तों, अगर सिर्फ 2023 की ही बात करें तो राज्य में करीब 28.6 करोड़ डोमेस्टिक टूरिस्ट और 11.75 लाख फॉरेन टूरिस्ट आए थे। इस सेक्टर में अगले 5 सालों में करीब 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है और साथ ही ऐसा कहा जा रहा है कि 2025 के एंड तक स्टेट के टूरिज्म का रेवेन्यू 1.5 लाख करोड़ पहुंच जाएगा। और दोस्तों, यही वजह है कि ये सेक्टर तमिलनाडु की जीएसडीपी में करीब 8 से 10% का कंट्रीब्यूशन अकेले करता है, जो इंडिया के बाकी स्टेट से काफी ज्यादा है। इस तरह से देखा जाए तो तमिलनाडु की इकोनॉमी भी काफी हद तक सर्विस सेक्टर पर डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर का जो ओल्ड एस्टैब्लिशमेंट है वो स्टेट को शुरुआत से ही इंडिया के टॉप रिच स्टेट में शामिल करता आया है और तमिलनाडु देश की जीडीपी में करीब 9.1% का कंट्रीब्यूशन करता है। और दोस्तों, अब तमिलनाडु के बाद चलिए बात करते हैं इंडिया के रिचेस्ट स्टेट यानी महाराष्ट्र की। दोस्तों, $487 बिलियन की जीएसडीपी वाला महाराष्ट्र अपने फेलो रिच स्टेट से इतना आगे है कि टॉप 5 रिच स्टेट्स में से कोई भी स्टेट महाराष्ट्र को अगले कई दशकों तक पीछे नहीं छोड़ सकता।
यही वजह है कि महाराष्ट्र देश की जीडीपी में 12.9% का कंट्रीब्यूशन अकेले करता है। महाराष्ट्र आज देश का सबसे अमीर राज्य इसीलिए है क्योंकि इसकी ज्योग्राफी और यहाँ की ग्लोबल ट्रेड हिस्ट्री कॉलोनियल एरा से पहले से ही इस स्टेट को इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट बना देते हैं। इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में मौजूद ये राज्य देश के बाकी राज्यों से इसलिए भी अमीर है क्योंकि स्टेट का कैपिटल मुंबई है, जिसे इंडिया का इकोनॉमिक कैपिटल भी कहा जाता है। मुंबई जो ना सिर्फ देश का सबसे बड़ा शहर है बल्कि यहाँ देश के मेजर बैंक्स, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और स्टॉक एक्सचेंजेस भी मौजूद हैं। साथ ही इस शहर की फिल्म इंडस्ट्री, बुलियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इस शहर को पूरे देश के लिए सबसे जरूरी बना देते हैं। और आपको बता दें कि अकेले मुंबई सिटी देश की जीडीपी में 6% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन करती है। लेकिन महाराष्ट्र के रिचेस्ट स्टेट होने के पीछे एक और कारण है और वो है कि महाराष्ट्र अपनी इकोनॉमी के लिए सिर्फ मुंबई पर डिपेंडेंट नहीं है बल्कि पुणे, जहां आज महाराष्ट्र का इंडस्ट्रियल कैपिटल है, तो वहीं नागपुर इस राज्य का पावर कैपिटल कहा जाता है। इसी तरह राज्य का लगभग हर हिस्सा ही स्टेट की जीएसडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की इकोनॉमी देश के बाकी रिच स्टेट से भी कहीं ज्यादा है। क्योंकि बाकी रिच स्टेट्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है क्योंकि उनकी इकोनॉमी का एक मेजर सोर्स कोई एक सिटी है। इसके साथ ही ये स्टेट लगभग हर सेक्टर में पूरे देश के लिए एक आइडल परफॉर्मर है। लेकिन एक छोटे से डिस्क्रिप्शन में महाराष्ट्र की प्रोस्पेरिटी को हम डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। आप हमारी महाराष्ट्र इकोनॉमी पर बनी इस डिटेल्ड वीडियो को जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस तरह से अगर आप देश के इन 5 अमीर राज्यों को देखें तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो नजर आता है वो है उनका कोस्टल एरिया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश को छोड़ दें तो बाकी के 4 राज्य कोस्टल स्टेट भी हैं और इसके अलावा 5 में से 3 राज्य देश के वेस्टर्न हिस्से से बिलोंग करते हैं, जबकि वहीं देश के सबसे गरीब राज्यों में ज्यादातर राज्य ईस्टर्न हिस्सों से आते हैं, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज के आने की वजह से भारत का पश्चिमी हिस्सा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा डेवलप हो गया है, जबकि पूर्वी हिस्सा ऐसा नहीं हो पाया है, जिसे आइए डिटेल में समझते हैं और देश के 5 गरीब राज्यों की एनालिसिस से ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे स्टेट देश की इकोनॉमी को बहुत आगे ले जा सकते हैं, लेकिन अभी वो खुद अपनी ग्रोथ को लेकर कंसर्न है। 5 पुअरेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, देश की जीडीपी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से देखें तो देश का सबसे छोटा राज्य या फिर नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्य पूरे स्टेट्स ऑफ इंडिया कहे जाएंगे, लेकिन उन्हें गरीब कहना एक तरह का गलत एनालिसिस होगा क्योंकि उनके पास रिच होने के लिए संसाधन मौजूद नहीं है। इसीलिए हम 5 ऐसे राज्यों की बात करेंगे जिनके पास लैंड एरिया, नेचुरल रिसोर्सेज और पॉपुलेशन सब मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद उनकी परफॉर्मेंस कई दशक से खराब ही है। यहाँ तक कि जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहा है तो भी ये स्टेट इकोनॉमिकली सफर कर रहे हैं। पूरे स्टेट की हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है उड़ीसा। दोस्तों, उड़ीसा की पूरी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और इस राज्य की गरीबी अपने आप में एक पैराडॉक्स क्रिएट करती है, क्योंकि उड़ीसा इंडिया की पूर्वी तट में लोकेटेड एक ऐसा राज्य है जिसके पास एक लंबी कोस्ट लाइन होने के साथ ही साथ हिस्टोरिकल मैरीटाइम ट्रेड का एक्सपीरियंस भी रहा है और मिनरल रिसोर्सेज में भी ये स्टेट देश के बाकी स्टेट से कहीं आगे है। इसके बावजूद आज़ादी के बाद से ही उड़ीसा अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और लैक ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की वजह से आज भी दिक्कतों का सामना कर रहा है। अगर देखा जाए तो उड़ीसा की टोटल ज्योग्राफिकल कंडीशनिंग ऐसी है कि वह बांग्लादेश के बराबर है, लेकिन बांग्लादेश बतौर नेशन जितना डेवलपमेंट पिछले 4-5 दशकों में कर चुका है, उतना उड़ीसा अपनी आज़ादी से अब तक भी नहीं कर पाया है। करीब 4 करोड़ की पॉपुलेशन वाला ये राज्य देश की जीडीपी में सिर्फ 2.8% का कंट्रीब्यूशन करता है। उड़ीसा देश के बाकी गरीब राज्यों की तरह लैंडलॉक्ड भी नहीं है और इसके बावजूद भी इसकी पुअर परफॉर्मेंस को अगर हम समझने की कोशिश करें तो उसका सबसे बड़ा कारण है बीते कुछ दशकों में उड़ीसा में आने वाले भयंकर चक्रवात। दोस्तों, 1999 के बाद से आज तक उड़ीसा में करीब 10 डेडलीस्ट साइक्लोन्स आ चुके हैं, जिनकी तबाही ने उड़ीसा के कोस्टल एरियाज को बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना दिया है। इसीलिए यहाँ पे मैरीटाइम ट्रेड या कोई ट्रांसपोर्ट रूट एस्टैब्लिश करना खतरे से खाली नहीं है। और ऐसे में समझा जाए तो जो कोस्ट लाइन इंडिया के वेस्टर्न स्टेट्स को अमीर बनाती है, वही कोस्ट लाइन उड़ीसा को गरीब बनाने में लगी हुई है। उड़ीसा के बाद 4th पोजीशन पर है बिहार। दोस्तों, बिहार पॉपुलेशन के हिसाब से देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां सबसे बड़ा राज्य है, जो हिस्टोरिकल इंडिया की इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हुआ करता था। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद उन्होंने बिहार और झारखंड को जिस तरह इग्नोर किया, वहाँ की बसी बसाई इंडस्ट्रीज को बर्बाद किया, उसी वजह से बिहार आज़ादी के बाद से ही देश के सबसे पिछड़े या कहें कि बीमारू राज्य की श्रेणी में आता है, जिसका नतीजा ये है कि तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला ये राज्य इंडिया के जीडीपी में
सिर्फ 2.75% का कंट्रीब्यूशन करता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम बिहार की गरीबी को समझने की कोशिश करें तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है बिहार का लैंडलॉक्ड होना। बिहार आज उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल जैसे राज्यों के बीच पूरी तरीके से लैंडलॉक है, और अब क्योंकि ये जिन राज्यों के साथ लैंडलॉक्ड है वो खुद अपनी इकोनॉमी को लेकर काफी परेशान है, इसीलिए बिहार के पड़ोसी राज्य भी उसके किसी काम नहीं आते। लैंडलॉक्ड होने के अलावा बिहार की रीजनल पॉलिटिक्स, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और अनलॉफुल एक्टिविटीज सालों से स्टेट को करप्ट और अनकंफर्टेबल स्टेट बनाते आई हैं, जिस वजह से भी बड़ी कंपनीज बिहार में इन्वेस्ट करने से डरती हैं। आज अगर बिहार की इकोनॉमी में हम सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन देखें तो बिहार की 3/4 इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, तो वहीं बिहार का इंडस्ट्रियल सेक्टर या कहीं की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सिर्फ 17% स्टेट की जीएसडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए लैक ऑफ इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग की वजह से बिहार देश के गरीब राज्यों की लिस्ट में शामिल है। और बिहार के बाद आइए अब बात करते हैं तीसरे सबसे गरीब राज्य की, असम। दोस्तों, भारत के सबसे अंडर डेवलप्ड इलाकों की बात करें तो इसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भी शामिल हैं, और वैसे तो ये राज्य कंपैरेटिवली काफ़ी छोटे हैं, इसी वजह से इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को हम आसानी से जज नहीं कर सकते। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में मौजूद असम एक ऐसा राज्य है जो कहीं ना कहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट का रिप्रेजेंटेशन भी करता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादातर राज्य इसी असम राज्य से अलग हुए हैं। इसके बावजूद भी असम एरिया के हिसाब से भारत का 16th लार्जेस्ट स्टेट है, और यहाँ करीब 3.5 करोड़ की जनसंख्या रहती है, और इसके बावजूद ये राज्य देश की इकोनॉमी में सिर्फ 1.9% का कंट्रीब्यूशन करता है। और ऐसा ही कुछ हाल इसके आसपास के बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का भी है, क्योंकि ये स्टेट दुनिया के सबसे बड़े बायोडाइवर्सिटी वाला रीजन माना जाता है। उसके बावजूद भी यहाँ पर गरीबी और पुअर इंडस्ट्रियलाइजेशन आम बात है। लेकिन दोस्तों, असम के साथ भला ऐसा क्यों है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है उसके नेबरिंग स्टेट्स में होने वाले एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, क्योंकि असम और उसके पड़ोसी स्टेट ज्यादातर ट्राइबल पॉपुलेशन वाले स्टेट हैं, जिस वजह से इन ट्राइबल्स के बीच एग्जिस्टेंस को लेकर आमतौर से असम या यूं कहें कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में वायलेंट प्रोटेस्ट या सेपरेटिज्म की एक वेव चलती रहती है, जिस वजह से बड़ी इंडस्ट्रीज ने कभी भी असम में इन्वेस्ट नहीं किया है। इसी कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस और सेपरेटिज्म की भावना की वजह से असम और उसके साथ ही साथ उसके बाकी नेबरिंग स्टेट्स भी मेनलैंड इंडिया से पूरी तरीके से जुड़ नहीं पाए हैं, जिस वजह से गवर्नमेंट ने भी इस राज्य में डेवलपमेंट प्रोग्राम को काफी स्लो कर दिया है। पुअर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से आसाम की इकोनॉमिक ग्रोथ कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर पर ही डिपेंड करती है। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी में पिछले कुछ सालों में आने वाले भयानक बाढ़ ने आसाम के एग्रीकल्चर को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, जिस वजह से आज ये राज्य इकोनॉमिकली और भी कमजोर हो गया है। और दोस्तों, असम के बाद अगला सबसे गरीब राज्य है छत्तीसगढ़। दोस्तों, छत्तीसगढ़ साल 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर बना हुआ एक राज्य है, जो अलग ही इसी बेसिस पर हुआ था कि सारे रिसोर्सेज जब उसके पास हैं तो तरक्की मध्य प्रदेश के कुछ गिने चुने शहरों की क्यों हो रही थी। इस तरह अपने ही मिनरल्स या कहीं की नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर छत्तीसगढ़ पिछले 2 दशकों से इकोनॉमिक ग्रोथ की राह देख रहा है, और प्रदेश में कई सालों तक स्टेबल गवर्नमेंट और माइनिंग प्रोसेस होने के बावजूद भी नई और मॉडर्न इंडस्ट्रीज ने छत्तीसगढ़ को नहीं चुना है, जिस वजह से आज भी यहाँ की पॉपुलेशन के लिए कमाई का मेन जरिया खेती ही है। 2011 के सेंसस की माने तो छत्तीसगढ़ की भी 30% से ज्यादा पॉपुलेशन ट्राइबल कम्युनिटी से आती है, जिसकी वजह से उनका अंडर डेवलपमेंट राज्य की अंडर डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि राज्य और केंद्र सरकार ने काफी हद तक इन ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को इग्नोर किया है, और वहाँ के लोग कहते हैं कि उनके हक छीने गए हैं। इसी वजह से ये स्टेट शुरुआत से ही नक्सलवाद के प्रभाव में आ गया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित होने की वजह से बहुत सी इंडस्ट्रीज या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट राज्य तक नहीं पहुंच पाता है, और आज भी नक्सलवाद की समस्या चुनावों या राज्य में बदलावों के समय देखने को मिल जाती है। इस तरह से देखा जाए, जिस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को छत्तीसगढ़ में लीडिंग सेक्टर होना चाहिए था, वो स्टेट के एग्रीकल्चर सेक्टर के बराबर स्टेट की जीएसडीपी में सिर्फ 32% का कंट्रीब्यूशन करती है, और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ आज देश की जीडीपी में सिर्फ 1.72% का कंट्रीब्यूशन कर पाता है। और दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं देश के सबसे गरीब राज्य पर, जिसका नाम है झारखंड। दोस्तों, नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ ये राज्य साल 2000 में बिहार से अलग हुआ, लेकिन अलग होने के बावजूद कोयले से लेकर आयरन माइन तक के रिसोर्सेज स्टेट को इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोवाइड नहीं करवा पाए। दोस्तों, झारखंड जनसंख्या के हिसाब से देश का 14th सबसे बड़ा राज्य और एरिया के हिसाब से 15th सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन उसका इंडियन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1.4% के आसपास है, जो लगभग बिहार के कंट्रीब्यूशन के बराबर ही है। जिससे ये पता चलता है कि ये राज्य अपने पेरेंट स्टेट बिहार से भी खराब परफॉर्म कर रहा है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि झारखंड के पास
जितनी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं उतना शायद ही देश के किसी और स्टेट के पास हो। लेकिन आपको बता दें कि ये स्टेट कोल, आयरन, कॉपर, माइका काइनाइट, यूरेनियम और एस्बेस्टस का नंबर 1 प्रोड्यूसर स्टेट है और इस तरह से देखा जाए तो ये स्टेट करीब 3000 करोड़ के मिनरल्स प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये राज्य भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर पाया है। भले इस राज्य में मिलने वाली रिसोर्सेज की अच्छी खासी माइनिंग होती है, लेकिन इन मिनरल रिसोर्सेज की असली प्रोसेसिंग और उनके प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे स्टेट में होती है। और क्योंकि झारखंड अपने मिनरल रिसोर्सेज में वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से ये इकोनॉमिकली पिछड़ा हुआ है। झारखंड की खराब इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का दूसरा कारण है यहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन, जो स्टेट की टोटल पॉपुलेशन का 26% है। दरअसल दोस्तों, कभी इन ट्राइबल पॉपुलेशन को मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन के साथ सक्सेसफुली जोड़ा नहीं जा पाया है। इसी वजह से यहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन डेवलपमेंट से रूबरू नहीं हो पाई है, जिस वजह से उन्हें अपने स्टेट का पोटेंशियल पता नहीं है। और इसीलिए आज झारखंड, जो हर स्टेट के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए स्टील प्रोवाइड करता है, उसकी खुद की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए उसके पास मजबूत पिलर्स नजर नहीं आते हैं। कंक्लूजन दोस्तों, इस तरह से अगर हम कंक्लूड करने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि देश की ज़्यादातर गरीब राज्यों में से सबसे बड़ी संख्या ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में है। और इससे हम ये समझ सकते हैं कि इंडिया ने अपनी ग्लोबल ट्रेड में साउथ ईस्टर्न स्टेट्स पर आज़ादी के बाद बहुत फोकस नहीं किया है और इसकी वजह से भारत का पूर्वी तट वेस्टर्न कोनों के मुकाबले उतना प्रॉस्पेरस नहीं है। इसके अलावा भारत के पुअर इंडस्ट्रियलाइजेशन, पुअर टूरिज्म और अनफ्रेंडली एनवायरनमेंट फॉर आईटी सेक्टर भी देश के इन गरीब राज्यों के पिछड़ेपन की सबसे बड़ी वजह है। ऐसे में इंडिया जो इकोनॉमिक ग्रोथ का सपना देख रहा है, अगर उसे टाइम से पहले अचीव करना है तो कहीं ना कहीं इंडिया के उन पुअर स्टेट्स को भी तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ाना होगा। तभी इंडिया के सभी इकोनॉमिक टारगेट्स टाइम पर या टाइम से अचीव हो पाएंगे और देश में एक इवन डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाएगा। और दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर? जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और आप भी बताइए अपने स्टेट्स की प्रॉब्लम्स और आपके हिसाब से उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे। मिलते हैं आपसे ऐसे एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।